प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 7 कारक के प्रतिफल के नियम शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम एक वीडियो कर चुके हैं और कारक के प्रतिफल के नियम, घटते प्रतिफल का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम और समान प्रतिफल का नियम कर चुके हैं। उनके लागू होने के कारण भी कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में परिवर्ती अनुपात के नियम का अध्ययन करेंगे। यह भी उसी का एक पार्ट है। आधुनिक अर्थशास्त्री जो है वो घटते बढ़ते और समान प्रतिफल के नियम का अलग अलग अध्ययन करने के स्थान पर तीनों नियमों को मिलाकर एक ही नियम बनाते हैं। उन्होंने एक ही नियम की रचना की है, जिसे परिवर्ती अनुपात के नियम या घटते बढ़ते अनुपात के नियम कहा जाता है। उनके अनुसार अल्पकाल में जब स्थिर साधनों के साथ किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, तो इससे कारक अनुपात तो परिवर्तित होता ही है, साथ में उत्पादन में वृद्धि भी पहले बढ़ती दर से होती है, फिर समान दर से होती है, व अंत में घटती दर से होती है। बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल तो घटते प्रतिफल के नियमों को ही घटते बढ़ते अनुपात की तीन अवस्थाएं कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि हमने जो घटते, बढ़ते और समान प्रतिफल के तीनों नियमों का अलग अलग अध्ययन किया था, उन्हीं तीनों नियमों का इकट्ठा अध्ययन करना ही परिवर्ती अनुपात के नियम कहलाता है। परिवर्ती अनुपात के नियम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो आपकी जाननी चाहिए कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि समान अनुपात का नियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री समान अनुपात के नियम का विश्लेषण और अध्ययन नहीं करते हैं। अब यहां पर हम परिवर्ती अनुपात के नियम की मान्यताओं का अध्ययन करेंगे कि परिवर्ती अनुपात का नियम किन मान्यताओं पर आधारित है। जैसे कि हमने घटते, बढ़ते और समान प्रतिफल के नियमों के बारे में जाना और हमने कहा कि इन तीनों नियमों का एक साथ अध्ययन ही परिवर्ती अनुपात के नियम है। और घटते, बढ़ते और समान कारक के प्रतिफल के नियमों के अंदर जो आधारभूत बात है वो है मात्र एक साधन का परिवर्तनशील और बाकी साधनों का स्थिर होना। तो यहां भी परिवर्ती अनुपात के नियम की जो मान्यता है, पहली मान्यता है वो यही है कि एक साधन परिवर्तनशील तथा बाकी साधन स्थिर होते हैं। अर्थात उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है, स्थिर अनुपात प्रकार का नहीं है, यानी कि दीर्घकालीन नहीं है, अल्पकालीन ही है। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होती है। दूसरी मान्यता इसकी ये है। इसका अर्थ यह हुआ कि काम करने वाले सभी परिवर्तनशील कारक समान रूप से कुशल होते हैं। अर्थात घटते प्रतिफल का नियम इस कारण लागू नहीं होता कि परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाई कम कार्यकुशल है, बल्कि इस कारण लागू होता है कि स्थिर साधन का कुशल उपयोग हो चुका है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि परिवर्तनशील कारक की जो भी अतिरिक्त इकाई लगाई जाएगी वह पहले वाली इकाई के समान ही कुशल है, उसे कम कुशल नहीं है। यानी कि साधनों की कुशलता में कमी होने के कारण घटते प्रतिफल का नियम लागू नहीं होता, बल्कि यह लागू होता है स्थिर साधन की उत्पादन क्षमता का प्रयोग होने के कारण। तीसरा जो मान्यता है वह उत्पादन की तकनीक का स्थिर रहना, मतलब तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तकनीक स्थिर रहेगी। और चौथा है साधनों का अलग अलग अनुपात में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि स्थिर साधन के साथ या एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील कारक को लगाया जा सकता है 1:1। इसी प्रकार एक स्थिर साधन के साथ दो परिवर्तनशील कारकों को लगाया जा सकता है, 1:2 का अनुपात बन जाएगा। एक स्थिर साधन के साथ तीन परिवर्तनशील कारकों को लगाया जा सकता है, 1:3 अनुपात हो जाएगा। इसी तरह 4 साधनों को लगाया जा सकता है एक स्थिर साधन के साथ, तो स्थिर और परिवर्तनशील कारक अनुपात 1:4 हो जाएगा। मतलब साधनों का विभिन्न अनुपात में प्रयोग किया जा सकता। परिवर्ती अनुपात के नियम की व्याख्या। परिवर्ती अनुपात के नियम की व्याख्या एक तालिका के माध्यम से की गई है।
यह इस मान्यता पर आधारित है कि भूमि उत्पादन का स्थिर साधन है और श्रम परिवर्तनशील साधन या कारक भी इसको कह सकते हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील कारक की मात्रा में वृद्धि की गई है। अब इसे एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। जैसे कि यहाँ हम तालिका को देख रहे हैं, इसके अंदर भूमि की इकाइयां दी गई है जो कि उत्पादन का स्थिर साधन है, श्रम की इकाइयां दी गई है जो उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है, कुल उत्पादन दिया गया है, उसके बाद औसत उत्पादन भी दिया गया है, सीमांत उत्पादन दिया गया है और उसके बाद स्टेजेज यानी कि अवस्थाएं दी गई हैं। किस अवस्था में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होगा, घटते प्रतिफल का नियम लागू होगा या ऋणात्मक प्रतिफल का नियम लागू होगा। यह समान प्रतिफल का नियम पहले हम देख चुके हैं कि बहुत छोटे समय के लिए बहुत कम लागू होता है, जिसकी व्याख्या आधुनिक अर्थशास्त्री नहीं करते और ना ही इसको दर्शाते हैं। तो इसलिए यहाँ तीन अवस्थाएं जो होंगी वो बढ़ते प्रतिफल की, घटते प्रतिफल की और ऋणात्मक प्रतिफल की होंगी। तो यहाँ जो हमारे पास ये तालिका है, इसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भूमि की इकाइयां हैं जो स्थिर साधन है, श्रम की इकाइयां हैं जो परिवर्तनशील साधन है, बढ़ती जा रही हैं। पहले एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन इकाई लगाई गई, फिर एक के साथ दो, फिर एक के साथ तीन, फिर एक के साथ 4, 5, 6 और यहाँ स्थिर साधन की एक इकाई के साथ परिवर्तनशील साधन की 7 इकाइयां लगाई गई है, जिसे अनुपात परिवर्तित हो रहा है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। ये अनुपात परिवर्तित होने के कारण इसे परिवर्ती अनुपात का नियम कहा जाता है। कुल उत्पादन जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे उत्पादन परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बढ़ाई जाती है, उत्पादन बढ़ रहा है। पहले बढ़ती दर से बढ़ रहा है, एक इकाई लगाई गई तो उत्पादन 2 इकाई था, 2 इकाइयां लगाई गई तो दूसरी के आने से उत्पादन 5 इकाई हो गया, यानी कि 3 इकाई उत्पादन बढ़ा है, पहले से ज़्यादा बढ़ा है, पहली इकाई की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है। जब तीसरी इकाई लगाई गई तो कुल उत्पादन 9 इकाई हो गया, जबकि 2 इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन 5 था, यानी कि तीसरी इकाई के आने से उत्पादन जो बढ़ा वो 4 इकाई बढ़ा। यानी पहली इकाई ने केवल उत्पादन में 2 इकाई का योगदान दिया, दूसरी ने 3 का दिया, 2 ने नहीं, 2 का 5 है, लेकिन दूसरी का अकेली का उत्पादन में योगदान 3 इकाई है, तीसरी इकाई का अकेली का उत्पादन में योगदान 4 इकाई है, तीनों का 9 है। यानी कि अतिरिक्त आने वाली परिवर्तनशील कारक की इकाई के आने से उत्पादन हो रहा है वो बढ़ती दर से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ जो नियम लागू होता है उसको बढ़ते प्रतिफल का नियम कहा जाता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ हम जो बढ़ते घटते और समान प्रतिफल के नियम को जांचेंगे या देखेंगे वो हम सीमांत उत्पादन के आधार पर ही जांचेंगे, देखेंगे कि अतिरिक्त इकाई के आने से सीमांत उत्पादन घट रहा है, बढ़ रहा है या ऋणात्मक हो रहा है। इसी तरह हम दूसरी अवस्था में भी देख सकते हैं कि दूसरी अवस्था में स्थिर साधन की इकाइयों के साथ परिवर्तनशील साधन इकाइयां उसी अनुपात में लगाई जा रही हैं जिस अनुपात में पहले लग रही थी, यानी कि एक ही इकाई को बढ़ाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक इकाई के साथ स्थिर साधन की एक इकाई के साथ परिवर्तनशील साधन की 4 इकाइयां लगाई गई हैं, तो उत्पादन 9 इकाई से 11 इकाई हुआ है और चौथी इकाई द्वारा उत्पादन में दिया गया योगदान या वृद्धि केवल 2 इकाई है, जबकि तीसरी इकाई ने 4 इकाइयों का योगदान दिया, चौथी इकाई ने मात्र 2 इकाइयों का योगदान दिया, यानी कि चौथी इकाई द्वारा दिया गया योगदान पहले की तुलना में कम हो गया है, घट गया है। इसी तरह से जब पांचवी इकाई लगाई जाती है तो पांचवी इकाई द्वारा कुल उत्पादन में दिया गया योगदान मात्र 1 इकाई का है, यानी पांचवी इकाई के आने से केवल 1 ही इकाई बढ़ी है। इसी तरह से जब छठी इकाई लगाई गई तो कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है और छठी इकाई का उत्पादन में योगदान 0 है, यानी कि उसका कोई योगदान नहीं है। तो दूसरी अवस्था में हम देख सकते हैं
कि जैसे जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयाँ या परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयाँ लगाई जा रही हैं तो सीमांत उत्पादन घटता जा रहा है और एक स्तर पर जाकर के वो शून्य हो जाता है और इसी तरह से औसत उत्पादन भी घट रहा है। जब तीसरी अवस्था आती है तो तीसरी अवस्था में भी परिवर्तनशील कारक की इकाइयाँ उसी अनुपात में लगाई गई हैं जिस अनुपात में पहले लगाई जा रही है। तो यहाँ स्थिर साधन की एक इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की 7 इकाइयाँ लगाई गई हैं, लेकिन कुल उत्पादन में वृद्धि होने के बजाय कमी हो गई है और छठी इकाई द्वारा दिया गया उत्पादन में योगदान जहाँ शून्य था वहाँ 7वीं इकाई के लगने से उत्पादन घट गया है, 12 की जगह 11 हो गया, यानी कि उसके द्वारा उत्पादन में दिया गया योगदान माइनस है और इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है क्योंकि यहाँ सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है और कुल उत्पादन घट रहा है। अब हम इसी तालिका की व्याख्या को या इन्हीं तीनों स्टेजों को एक रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे, डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ डायग्राम में हमारे पास ओ एक्स और ओ वाई अक्ष दिए गए हैं। ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयां दी गई हैं, ओ वाई अक्ष पर कुल, औसत और सीमांत उत्पादन दिया गया है। ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयों को मैंने दिखाया है, 7 तक है, उत्पादन को भी मैंने 12 इकाइयों तक दिखाया है। अब यहाँ हम इसे डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में प्रतिफल का नियम लागू होता है जिस कारण कुल उत्पादन वक्र तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। इसके बाद हमारे पास औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन आएंगे, ये दोनों भी ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हमें पता है कि पहली अवस्था में, पहली स्टेज में बढ़ते प्रतिफल के नियम की अवस्था में कुल उत्पादन भी ऊपर की ओर बढ़ता है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, जिसे स्टेज 1 कहा जाता है। दूसरी स्टेज के अंदर भी कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन वो घटती दर से बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ती दर से बढ़ता तो इसकी स्टेज इस तरह से सीधी जानी थी, लेकिन इस तरह से ना जा करके इसका ढलान कम हो गया है। तो इसलिए यहाँ कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन घटते प्रतिफल की अवस्था में या घटती दर से। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमांत उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने पीछे तालिका के माध्यम से भी देखा, और औसत उत्पादन भी कम होना शुरू हो जाता है। ये परिवर्ती अनुपात के नियम की दूसरी अवस्था है। अब हम बात करेंगे तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था के अंदर कुल उत्पादन घटना शुरू कर देता है, हमने तालिका के माध्यम से भी यही देखा, और सीमांत उत्पादन भी ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में चला जाता है। यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं तीसरी अवस्था के अंदर कि जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम है वहाँ सीमांत उत्पादन शून्य है, या कह सकते हैं कि जहाँ सीमांत उत्पादन शून्य है वहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम है, 1 नंबर में आ जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। ये एक तीसरी अवस्था है, तीसरी स्टेज है। इस तरह से हम यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन करो, एवरेज प्रोडक्शन करो और मार्जिनल प्रोडक्शन करो को और तालिका को दोनों को ध्यान से समझ करके जान सकते हैं कि किस तरह से परिवर्ती अनुपात के नियम में तीनों स्टेजेस कार्य करती है। ए बिंदु तक बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है या स्टेज 1 है, बी तक घटते प्रतिफल की अवस्था है और बी के बाद ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। एक जो समस्या शक हमारे मन में उठता है कि जब परिवर्ती अनुपात का नियम घटते प्रतिफल, समान प्रतिफल और बढ़ते प्रतिफल का ही मिश्रित रूप है या उसी को परिवर्ती अनुपात का नियम कहा गया है, तो फिर यहाँ समान प्रतिफल के नियम का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसमें यह देख सकते हैं या जान सकते हैं कि उपरोक्त तालिका वक्र में यह महसूस किया गया होगा कि यहाँ पर समान प्रतिफल के नियम का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्री समान प्रतिफल के नियम के लागू होने की अवधि अथवा मात्रा बहुत कम मानते हैं और इसका विश्लेषण नहीं करते। इसलिए उत्पादन की 3 अवस्थाओं को कारक के घटते,
बढ़ते व समान प्रतिफल के साथ हमें नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि अब इसकी 3 अवस्थाओं का अध्ययन इस प्रकार करना चाहिए या इनको इस तरह समझना चाहिए कि बढ़ते प्रतिफल की अवस्था जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा हो उसे कहा जाता है, घटते प्रतिफल की अवस्था जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो किंतु धनात्मक हो उसे कहा जाता है, और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था तीसरी अवस्था है, जबकि समान प्रतिफल की अवस्था का इसमें जिक्र नहीं किया गया, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो और कुल उत्पादन घट रहा। अब हम जानेंगे कि हम इस उत्पादन की अवस्थाओं का अध्ययन क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हमने इसका इतना अध्ययन किया, इतना पढ़ा, इतना इसके ऊपर टाइम लगाया। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होंगे, कोई ना कोई उनका महत्व अवश्य होगा। तो हम उत्पादन की अवस्थाओं का महत्व जानेंगे कि जो पहली अवस्था है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, उसे क्या महत्व है। परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार एक उत्पादक उत्पादन की पहली अवस्था में उत्पादन करना जारी रखता है, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्ती कारक की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई लगाने से सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती है तथा कुल उत्पाद भी बढ़ता है। इस अवस्था में औसत लागत कम होती है, जिस कारण इस अवस्था में घटती लागतों को नियम भी इसको कह देते हैं। अतः इस अवस्था में उत्पादन रोकने से उत्पादक को हानि होगी। यानी कि पहली अवस्था वो अवस्था होती है जिसके अंदर उत्पादक जितना ज्यादा उत्पादन में वृद्धि करेगा उसकी लागतों में उतनी कमी आएगी, उसके लाभ उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, जिस कारण इस अवस्था में कोई भी उत्पादक उत्पादन में कमी नहीं करेगा बल्कि उसको बढ़ाना पसंद करेगा। दूसरी अवस्था, उत्पादक के लिए उत्पादन की दूसरी अवस्था का सबसे अधिक महत्व है। वह उत्पादन की दूसरी अवस्था के अंत तक उत्पादन करना पसंद करेगा, क्योंकि इस अवस्था में कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, और एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में केवल दूसरी अवस्था में ही रहेगा। यद्यपि इस अवस्था में उत्पादक के लिए घटते प्रतिफल के नियम लागू होने के कारण औसत लागत बढ़ रही होती है, लेकिन फिर भी उत्पादक की कुल आय कुल लागत से अधिक रहती है। लेकिन इस अवस्था के अंत तक उत्पादक की कुल लागत और कुल आय दोनों समान हो जाती हैं। वह इसके बाद कुल आय लागत की तुलना में कम हो जाएगी, यानी कि लागत बढ़ जाएगी और आय कम हो जाएगी। इसलिए उत्पादक तीसरी अवस्था में जाना पसंद नहीं करेगा और वो केवल दूसरी अवस्था के अंत तक ही उत्पादन करेगा। अब दूसरी अवस्था में उत्पादन क्यों करेगा, इसका अध्ययन हम आगे एक तालिका के माध्यम से भी करेंगे। अब बात आती है तीसरी अवस्था की। कोई भी उत्पादक तीसरी अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा, कारण इस अवस्था में परिवर्ती कारक की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में कमी होती है और सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, माइनस हो जाता है, कुल उत्पादन में घटना शुरू कर देता है। इसलिए तीसरी अवस्था में कोई उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा, वो केवल दूसरी अवस्था के अंत तक ही उत्पादन करेगा। इसीलिए दूसरी अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। अब हम तीनों अवस्थाओं में से कोई उत्पादक किसी विशेष अवस्था में उत्पादन करना क्यों पसंद करता है, इसको एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह तालिका हमारी बुक में नहीं दी हुई है, फिर भी हम इसके माध्यम से आपको चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। परिवर्तनशील कारक की इकाइयां भूमि के रूप में दी गई हैं, श्रम की इकाइयां परिवर्तनशील कारक के रूप में दी गई हैं, कुल उत्पादन दर्शाया गया है, एक मजदूर को दी गई मजदूरी 10 रुपये है जो लागतों के रूप में दिखाई गई है, औसत लागत भी दिखाई गई है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो औसत लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और कुल आय मान लो एक वस्तु की कीमत या उत्पादन की एक इकाई कीमत 5 रुपये है, तो कुल इकाइयों को बेचने से कितनी आय प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं कि एक श्रमिक को लगाया गया, 10 रुपये उसे मजदूरी दी गई और एक श्रमिक द्वारा 2 इकाइयों का उत्पादन किया गया और एक इकाई की कीमत 5 रुपये है, तो 2 इकाइयों को बेचने से 10 रुपये प्राप्त हुए। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि एक मजदूर को लगाने से लागत भी 10 रुपये है, आय भी 10 रुपये है, लेकिन औसत लागत 5 रुपये है। इसी तरह से 2 इकाइयां लगाई तो 2 इकाइयों को लगाने से मजदूरी दी गई 20 रुपये, लेकिन 2 इकाइयों द्वारा जो उत्पादन है वो 5 इकाई का है, एक इकाई का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 इकाइयों को 25 रुपये,
यानी कि 2 इकाइयों को लगाने से आय 25 रुपये हुई, लेकिन लागत 20 रुपये आई, तो 5 रुपये का मुनाफा उत्पादक को हुआ। उत्पादन करना पसंद करेगा, उत्पादन बढ़ाना पसंद करेगा। फिर उसने तीसरी इकाई लगाई, तीसरी इकाई के आने से 9 इकाइयों का उत्पादन हुआ। एक इकाई 5 रुपये की, आय 45 रुपये, एक मजदूर को 10 रुपये दिए, 3 मजदूरों को 30 रुपये दिए, तो उसकी लागत 30 रुपये, लेकिन आमदनी 45 रुपये। तो जैसे जैसे वो अतिरिक्त इकाई लगा रहा है तो उसका मुनाफा या उसकी आमदनी बढ़ती जा रही है। औसत लागत प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लगाने से कम होती जा रही है। तो पहली अवस्था में कोई भी उत्पादक उत्पादन को रोकना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक पहली इकाई को लगाने से या 2 इकाइयों को उत्पादन करने से उसे 10 रुपये की आय हुई, दूसरी इकाई को लगाने से उसे 25 रुपये की आय हुई, 15 रुपये बढ़ गई, तीसरी इकाई को लगाने से उसकी आय एकदम बढ़ करके 45 रुपये हो गई, तीसरी इकाई के आने से उसकी आय में जो वृद्धि हुई वो 20 रुपये की हुई। तो इस तरह पहली अवस्था में जैसे जैसे वो अतिरिक्त इकाइयों को या परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों को लगाता जा रहा है, उसकी आय एकदम से छलांग मार रही है, एकदम से बढ़ रही है, और ऐसी स्थिति में कोई भी उत्पादक उत्पादन करना बंद नहीं करेगा। अब बात आती है दूसरी स्टेज की। 4 इकाइयां लगाई तो कुल उत्पादन हुआ 11 रुपये, एक इकाई को 10 रुपये के हिसाब से दिए 40 रुपये, यानी कि लागत 40 रुपये, लेकिन 11 इकाई से आय हुई 55 रुपये। तो यहाँ पर आय कम हुई है, केवल 10 रुपये बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। उसे घर से कुछ नहीं देना आया, तो 10 रुपये उसकी आय बढ़ गई है, लेकिन औसत लागत भी बढ़ गई है। घटते प्रतिफल में औसत लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर उन्हें 5वीं इकाई लगाई, 5वीं इकाई के लगाने से कुल उत्पादन बढ़ करके 12 इकाई हो गया, लेकिन 5 इकाइयों को 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये दिए गए, इनकी लागत 50, और 12 इकाइयों को 5 रुपये के हिसाब से बेचने पर मिले 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये मिले हैं, 50 रुपये खर्च है, तो भी उसकी आमदनी बढ़ी है, यानी कि कुल आय उसकी 45 की बजाय 60 ज़्यादा हुई है। हालांकि 5वीं इकाई ने उसको केवल 10 ही रुपये दिए, लेकिन कोई बात नहीं, कुल आय बढ़ रही है, यहाँ भी उत्पादन करना पसंद करेगा। उसके बाद 6ठी इकाई लगाता है, 6ठी इकाई के आने से कोई वृद्धि उत्पादन में नहीं होती, लेकिन यहाँ पर उसका जो कुल खर्चा है 6 इकाइयों के ऊपर 60 रुपये है, 12 इकाइयों को बेचने से आमदनी वो भी 60 रुपये है, यानी कि आय और व्यय लागत दोनों बराबर हैं। इसके बाद जब उसने उत्पादन को बढ़ाया तो कुल आय उसकी कम हो गई, 60 की बजाय 55 होगी। अब यहाँ पर कुल आमदनी गिरनी शुरू हो गई है, और ये तीसरी अवस्था है, तो इसलिए तीसरी अवस्था में उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा या वो उत्पादन रोक देगा। तो इसीलिए वो जो उत्पादन करेगा वो केवल सेकंड स्टेज तक करेगा, दूसरी स्टेज के अंत तक ही करेगा। तीसरी स्टेज में वो उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लागतें 70 रुपये हो गई हैं और आमदनी मात्र 55 रुपये है। यहाँ उसको 15 रुपये का घाटा हो रहा है, और उसकी औसत लागत भी काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए तीसरी अवस्था में उत्पादन बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन दूसरी अवस्था के अंत तक उसकी आय अधिकतम है, लागत भी बराबर है, तो यहाँ तक वो उत्पादन कर सकता है। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जो औसत लागत है दूसरी अवस्था में उभरनी शुरू हो गई है। पहली अवस्था में औसत लागत गिर रही है, दूसरी अवस्था में बढ़ रही है, तीसरी अवस्था में बढ़ रही है, लेकिन तीसरी अवस्था में उसकी आय उसकी लागत से कम हो गई है। इसीलिए जो दूसरी अवस्था उसके अंत तक वो उत्पादन करेगा, यही प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज और तृतीय स्टेज का महत्व है कि हम इसका अध्ययन इसीलिए करते हैं। अब प्यारे बच्चों, बात आती है नियम के लागू होने के कारणों की। ये नियम लागू क्यों होते हैं? सबसे पहला कारण है कारकों की अविभाज्यता। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था के लागू होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पाद में कुछ कारण अविभाजित होते हैं, यानी कि उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, उनको बांटा नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है किसी वस्तु का एक निश्चित सीमा तक उत्पादन करने के लिए उस कार्य की कम से कम एक इकाई लेनी ही लेनी पड़ेगी। मान लीजिए एक सिलाई मशीन एक दिन में 10 कमीज सिल सकती है, तो हमें चाहे एक कमीज सिलनी हो चाहे 10 कमीज सिलनी हो, तो एक मशीन लेनी ही लेनी पड़ेगी। यदि हम एक कमीज की सिलाई करेंगे तो मशीन की लागत ज़्यादा पड़ेगी, 5 की सिलाई करेंगे तो लागत कम हो जाएगी, 10 की करेंगे तो लागत और कम हो जाएगी, और इस तरह से सीमांत उत्पादन
बढ़ता चला जाएगा और कम लागतों में अधिक उत्पादन होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक मशीन की सिलाई करनी है, एक कमीज की सिलाई करनी है, तो उसके लिए हम मशीन का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के आ जाए और उससे सिलाई कर ले। ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें चाहे एक कमीज सिलनी हो, चाहे 10 कमीज सिलनी हो, तो एक मशीन पूरी की पूरी लेकर के आनी ही पड़ेगी। दूसरा कारण है उत्पादन के स्तर साधन, जो परिवर्ती अनुपात या घटते बढ़ते और समान प्रतिफल के नियमों के लागू होने का मुख्य कारण है। इस नियम के लागू होने का दूसरा कारण यह है कि उत्पादन के कुछ साधन स्तर होते हैं। जब स्तर कारक परिवर्ती कारकों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो परिवर्तनशील कारकों की तुलना में इनका अनुपात कम हो जाता है। उदाहरण के लिए 10 एकड़ खेत पर 5 श्रमिक लगाए जाते हैं तो भूमि श्रमिक अनुपात 2 एकड़ भूमि और 1 श्रमिक होगा। इसके विपरीत यदि इसी भूमि पर 10 श्रमिक लगा दिए जाते हैं तो भूमि और श्रमिक अनुपात 1:1 होगा। मतलब पहले एक श्रमिक के हिस्से में 2 एकड़ जमीन आती थी जिससे उत्पादन ज्यादा होता था, जबकि अब एक श्रमिक के हिस्से में 1 एकड़ जमीन ही आएगी जिससे उसका उत्पादन कम हो जाएगा। इस तरह जब परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई को अपेक्षाकृत कम स्तर साधनों के साथ लगाया जाता है तो परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। नियम के लागू होने का तीसरा कारण है स्तर साधन का इष्टतम से अधिक प्रयोग, यानी कि जितना अधिकतम उसका प्रयोग हो सकता है, अगर उसका अधिकतम प्रयोग होने के बावजूद भी अगर हम उसके ऊपर अतिरिक्त परिवर्तनशील कारक लगाएंगे तो उन अतिरिक्त परिवर्तनशील कारकों का उत्पादन में कोई योगदान नहीं होगा, बल्कि जब एक मशीन पर ज्यादा आदमी लगाए जाएंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए उस मशीन के साथ जबरदस्ती करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे, तो मशीन खराब हो सकती है, उत्पादन कम हो सकता है। कुछ आदमी काम करेंगे, कुछ खड़े रहेंगे, इसी कारण में कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि मशीन के ऊपर काम करने की क्षमता केवल 4 आदमियों की है। 5 लगाएंगे तो 5वां खड़ा रहेगा, कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई वृद्धि नहीं आएगी। 6 लगाएंगे, 6 से कोई वृद्धि नहीं होगी। ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो मशीन में कमी आ सकती है, खराबी हो सकती है, जिस कारण उत्पादन कम होगा। उसके बाद चौथा कारण है अपूर्ण स्थानापन्न। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार परिवर्ती अनुपात के नियम के लागू होने का मुख्य कारण कारकों में पाई जाने वाली अपूर्ण स्थानापन्नता भी है। एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का पूरी तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि एक कारक के स्थान पर दूसरा उसी तरह का कारण या उससे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाला कारक नहीं लगाया जा सकता। यदि कारकों में पूर्ण स्थानापन्नता संभव होती, यानी कि हम जिस स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील कारकों को लगा रहे हैं और जब उस स्थिर कारक की उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग हो चुका हो तो उसकी जगह हम अधिक उत्पादन क्षमता वाला स्थिर कारक स्थानापन्न नहीं कर सकते, लगा सकते, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये पहले ही परिवर्तनशील या परिवर्ती अनुपात के नियम की मान्यता है, यानी कि हम तकनीक में परिवर्तन करके और उस स्तर कारक के स्थान पर उससे बेहतर तकनीक का उच्च उत्पादन क्षमता वाला स्तर साधन नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो कारक है उसका कोई पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। जब उसका अधिकतम प्रयोग हो चुका होता है उसकी जगह हम कोई अधिक उत्पादन क्षमता वाला साधन नहीं लगा सकते। तो जैसे जैसे परिवर्ती कारक की मात्रा को बढ़ाया जाता है, स्थिर कारक के स्थान पर उसके स्थानापन्न का प्रयोग करके पूर्ति को बढ़ाया तो जा सकता था, परंतु वास्तविक जीवन में किसी भी चीज का कोई पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। अगर बनाया जाना है अधिक उत्पादन क्षमता वाला तो हमें समय लगता है, तकनीक में परिवर्तन करना पड़ेगा, जो हमारी मान्यता में नहीं है। प्यारे बच्चों, अब आखिरी में प्रश्न उठता है कि क्या इस नियम को टाला जा सकता है? और इस नियम में भी, यानी कि परिवर्ती अनुपात के नियम में भी, कोई भी उत्पादक घटते प्रतिफल के नियम को टालना पसंद करेगा, क्योंकि बढ़ते प्रतिफल के नियम को कोई भी उत्पादक टालना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि बढ़ते प्रतिफल के नियम में उसकी लागतें घटती चली जाती हैं और उसके लाभ बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन घटते प्रतिफल के नियम में उसकी लागतें बढ़ती जाती हैं और लाभ कम होते हैं। तो इसलिए कोई भी उत्पादक केवल घटते प्रतिफल के नियम को ही टालना चाहेगा।
तो बात आती है क्या इसको टाला जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है? तो हाँ, दो स्थितियों में इस नियम को स्थगित किया जा सकता है। पहला है तकनीक के सुधार के द्वारा और दूसरा है स्थिर साधन के उच्च उत्पादकता वाले स्थानापन्न की खोज के द्वारा। तो पहला, यदि उत्पादन तकनीक में सुधार हो जाए तो परिवर्ती अनुपात के नियम का स्थगन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में तकनीक में होने वाले सुधारों के फलस्वरूप इस नियम को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। और दूसरा, इस नियम को तब भी स्थगित किया जा सकता है जब स्थिर साधनों के किसी उच्च उत्पादकता वाले स्थानापन्न की खोज कर ली गई हो। लेकिन प्रत्येक अवस्था में इसको केवल कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको आप समझाने का प्रयास किया है।